मेरी क्लिनिक में एक साहब आए, उनके पास में इतना मोटा गट्ठर था रिपोर्ट्स का, एंड दे वर ऑल सीमन रिपोर्ट्स. एंड ही केम टू मी एंड सैट इन फ्रंट ऑफ मी एंड गेव मी ऑल द रिपोर्ट्स एंड सेड, इनको डॉक्टर साहब स्टडी कर लीजिए. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज those 25 reports, all of them had one thing in common: bad morphology of the sperms. मतलब स्पर्म की खराब बनावट. अब कोई पूछे कि साहब आपने 25 रिपोर्टें क्यों कराई? वो यूं कराई कि दिमाग में था कि जितनी बार कराऊंगा, एक बार अगर अच्छी आ गया तो इसका मतलब अच्छा है. इट डजंट हैपन लाइक दैट. इन दिस वीडियो आई विल टेल यू अबाउट स्पर्म मॉर्फोलॉजी. स्पर्म की बनावट, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी वजह से बेबी कई बार पैदा क्यों नहीं होता, आप क्या कर सकते हैं, और बेबी बैड मॉर्फोलॉजी में पैदा कैसे करना है. मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, जिंदल हॉस्पिटल से रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ. मेल इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी का काम करता हूँ. 6500 से ज़्यादा बेबीज़ को अब तक पैदा कर चुका हूँ. आई लव गिविंग चिल्ड्रन टू यू. लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, बड़ी मेहनत से बनाई है. और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्पर्म की बनावट की खराबी की वजह से होता क्या है. 7 सवाल हैं. पहला सवाल, व्हाट इज स्पर्म मॉर्फोलॉजी? स्पर्म की मॉर्फोलॉजी या बनावट क्या है? देखिए, स्पर्म को एक प्रॉपर मॉर्फोलॉजी का या एक प्रॉपर बनावट का होना ज़रूरी है. वो स्पेशली इसलिए है क्योंकि उसका हेड अगर बनावट का नहीं होगा तो वो एग जो वाइफ का होगा उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा, और जब प्रवेश नहीं कर पाएगा तो बेबी होना मुश्किल होगा. साथ ही स्पर्म की बनावट हमें उसके अंदर का डीएनए कैसा है का एक बोध देता है. इसलिए मॉर्फोलॉजी अच्छी होनी आवश्यक है. दूसरा सवाल, स्पर्म की मॉर्फोलॉजी कितनी होनी चाहिए? तो पहले बहुत सारे क्राइटेरिया थे, अलग अलग परसेंटेज थी, पर अब एक क्रूगर क्राइटेरिया है जिसको हम यूज़ करते हैं, इन विच वी आर वेरी स्ट्रिक्ट. एवरी स्पर्म इज स्टडीड अंडर द माइक्रोस्कोप एंड एटलीस्ट 4% ऑफ स्पर्म्स नीड टू बी नॉर्मल. तीसरा क्वेश्चन ये है कि साहब, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन स्पर्म मॉर्फोलॉजी एंड इनफर्टिलिटी? इनमें कुछ रिलेशन है भी या नहीं है? मैंने फिर आपको बताया था, वही चीज़ बताता हूँ. स्पर्म को प्रवेश करने के लिए अंडे के अंदर एक अच्छी मॉर्फोलॉजी चाहिए. अगर मॉर्फोलॉजी अच्छी नहीं होगी तो वो अंडे की जो बाहर की लेयर है उसके थ्रू घुस नहीं चाह पाएगा. लेकिन सिर्फ मॉर्फोलॉजी इम्पॉर्टेंट नहीं है. मॉर्फोलॉजी के साथ में मोटिलिटी, नंबर और अंदर का डीएनए भी इम्पॉर्टेंट है. तो ये सारी चीज़ें मिलके एक जो हमें पिक्चर देती हैं, उस पिक्चर पे डिपेंडेंट है कि बेबी कैसे पैदा करना है. एक कंडीशन होती है जिसमें मॉर्फोलॉजी बहुत ख़राब होती है. लोग कहते हैं इतनी ख़राब मॉर्फोलॉजी के अंदर क्या मेरे बेबी पैदा हो सकता है? स्मॉल हेड स्पर्म्स बोलते हैं कईयों को. तो इन सब के अंदर बेबी पैदा करने का एक ही तरीका है, क्योंकि अपने आप प्रवेशित नहीं हो पाता टेस्ट ट्यूब बेबी में आईवीएफ इक्सी. और ये बात को समझिए कि ये ज़रूरी क्यों हो जाता है, क्योंकि जब मॉर्फोलॉजी बहुत ख़राब होती है, स्पर्म अंडे के अंदर प्रवेशित नहीं हो पाता, तो उसको इक्सी द्वारा प्रवेशित करा के और बेबी बनाना पड़ता है. अगला सवाल है, इक्सी क्या है? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है इसकी. जब आईवीएफ का इजाद हुआ तो देखा कि बहुत से स्पर्म्स आईवीएफ में पेट्री डिश में जब आप स्पर्म मिलाते हैं, मिलाने के बाद में अंडे के अंदर प्रवेशित नहीं होते, और स्पर्म बहुत कम है तब भी प्रवेशित नहीं होते, तो फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं पाता था. तो बड़े परेशान थे. तो बहुत सारे साइंटिस्ट लगे और बहुत सारे साइंटिस्ट ने स्पर्म को उठा के अलग अलग तरह से अंडे के पास में जाने की कोशिश की. पर 1992 में एक जादू हुआ जो एक साइंटिस्ट पेलेरेमो थे, उन्होंने डिस्कवर किया, जिसमें उन्होंने एक बहुत ही बारीक नीडल से स्पर्म को उठा के और एग के साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट कर दिया.
और ये जो उन्होंने काम किया, इसे बोला इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये एक ऐसी जादू की चीज़ हुई जिसके बाद में जिन लोगों के स्पर्म की मॉर्फोलॉजी ख़राब है, स्पर्म्स बहुत ख़राब हैं, अंडों की कमी बहुत ज़्यादा है, एग की मोटी दीवार के अंदर स्पर्म एंटर नहीं कर पा रहा, इन सब लोगों में इक्सी ने उनको बेबी दे दिया। तो इस डिस्कवरी ने एक पूरी चीज़ चेंज कर दी। इसको बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। And this has been something which is the mainstay in fertility treatment today with us. क्या हम स्पर्म मॉर्फोलॉजी को ठीक कर सकते हैं? देखिए, कुछ चीज़ें अब आपको बताता हूँ। स्पर्म मॉर्फोलॉजी को ठीक करने के लिए अगर वेरिकोसील है तो वेरिकोसील की सर्जरी करने से स्पर्म मॉर्फोलॉजी ठीक हो सकती है। लेकिन वेरिकोसील की सर्जरी माइक्रो सर्जिकल करनी होती है, नॉर्मल वेरिकोसील की सर्जरी नहीं करनी होती। माइक्रोस्कोप के नीचे स्पर्मेटिक आर्टरी को बचाना होता है जिससे टेस्टिस की ब्लड सप्लाई कम ना हो। इसके ऊपर मैं करीब करीब 5 वीडियोस वेरिकोसील पे बनाऊंगा। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा जिससे आप उन्हें देख सकें। दूसरी चीज़, अगर इन्फेक्शन है स्पर्म में, सीमन में, तो उस इन्फेक्शन को ठीक करना है। अगली चीज़ है, आपको ड्रिंकिंग छोड़नी होगी, स्मोकिंग छोड़नी होगी, एक्सरसाइज करना होगा, वेट कम करना होगा। मेरी एक वीडियो है, लिंक उसे देखिएगा, 12 चीज़ें उसमें हैं, वो फॉलो कर लीजिए। और साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको वो सारे काम करने होंगे जो एक पुराने ज़माने में पोल्यूशन फ्री रहने के लिए इंसान किया करता था। ये सब आप अगर करेंगे तो मॉर्फोलॉजी का ठीक होने का चांस अच्छा रहेगा। डॉक्टर से अवश्य संपर्क करें। अब आपको देता हूं बोनस टिप। आपको अब तक बहुत सारे टिप्स दे दिए। बोनस टिप ये है कि मॉर्फोलॉजी एक छोटा हिस्सा है इस पूरी की पूरी कहानी का, पर एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब भी मॉर्फोलॉजी खराब आती है तो स्पर्म का नंबर, स्पर्म की मोटिलिटी, स्पर्म का डीएनए चेक करना बहुत आवश्यक है। और ये समझने के बाद में पूरी पिक्चर क्या है को देखना है। अगर आपकी एज 35 से ज़्यादा है, 6 मंथ्स प्रेगनेंसी को हो चुके हैं, शादी को हो चुके हैं, तो डॉक्टर को, और बेबी नहीं हो रहा, डॉक्टर को संपर्क करिए। और 35 से कम है तो 1 साल तक वेट करके फ़ौरन संपर्क करिए। जितनी जल्दी आप संपर्क करेंगे उतनी जल्दी आपको बेबी होगा। ये वीडियो बनाने में बहुत मज़ा आया। लाइक, सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन अवश्य कर दीजिए। अगली वीडियो मेरी ज़रूर देखिए। आई लव इट व्हेन यू हैव अ बेबी। कमेंट सेक्शन में कोई चीज़ पूछनी है वो डाल दीजिए। व्हाट्सएप नंबर पे यू कैन कॉन्टैक्ट मी। लव टू हैव बीन हियर with you.